तो नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर और संभावित आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट करना बहुत अनिवार्य होता है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को हल करिए। देखिए 50 क्वेश्चन टोटल है। 50 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। कह रहे बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत या बुद्धि संरचना प्रतिमान किसने दिया था। तो देख कह रहा है कि जो त्रिविमी सिद्धांत है या बुद्धि संरचना प्रतिमान किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बी है जेपी गिलफोर्ड, सी है हावर्ड क्लिफ थर्स्टन और डी है रेमंड कैटल। तो देखिए, ये जो देने वाले मनोवैज्ञानिक है इनका नाम है जेपी गिलफोर्ड। त्रिविमी का सिद्धांत गिलफोर्ड साहब ने दिए है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा। तो देखिए, गिलफोर्ड ने बुद्धि के जो तत्व है उसको 3 आयामों में बांटा है, एक सक्रियता और एक विषय वस्तु और एक उत्पाद। मूल रूप से इनमें कुल 120 कारक थे पहले, अब बाद में इसको बढ़ा करके 180 कारक कर दिया गया था, ठीक ना। एक कब दिए थे बुद्धि के तीनों आयाम 1967 ईस्वी में। कौन कौन से 3 आयाम है, सक्रिय या सक्रिय और विषय वस्तु और उत्पाद, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। कह रहे बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। बच्चे की रुचि और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो है ही। बी है बच्चों को स्वतंत्र रूप से क्रियाएं करने के अवसर देना, ये भी होना चाहिए। सी है शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करके पाठ्यक्रम का पूरा करना, ये तो थोड़ा सा गलत लग रहा है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाना, ये भी ठीक है। तो कह रहा है नहीं है, तो जो गलत होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा मूर्त तार्किक चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए संवेदी गामक अवस्था, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कह रहा है अमूर्त चिंतन। तो देखिए अमूर्त चिंतन किस में होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ना या औपचारिक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। पियाजे ने कुल कितनी अवस्था दी है, 4 अवस्था दी है, ठीक ना। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को भी बोलते हैं, और एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, अधिगम की यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी थी। कह रहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कह रहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ये बात किसने कही थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो, बी है BF स्किनर, सी है गेट्स और डी है गिलफोर्ड। तो ये देखिए BF स्किनर ने कही थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सामंजस्य करना का मतलब होता है तालमेल बिठाना, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त माना जाता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक के लिए, ठीक ना। संवर्धन उपागम, त्वरण उपागम, व्यक्तित्व अनुदेशन या व्यवहारिक कौशल शिक्षण या उच्च स्तरीय पुस्तकें। तो देखिए जो सबसे बढ़िया माना जाता है ये जो है वह व्यक्तित्व अनुदेशन या व्यवहारिक कौशल परीक्षण,
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। मंदबुद्धि बच्चों के लिए सीखने की गति जो होती है वो बहुत धीमी होती है, इसीलिए व्यक्तिगत ध्यान देकर उनको जीवन उपयोगी कौशल और बुनियादी क्रियाएं सिखाई जाती है, ठीक है, जिसको संवर्धन या तुरंत प्रभावित करने के लिए बच्चों को प्रभावशाली बनाते हैं। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? केवल संज्ञानात्मक विकास, ये तो होगा नहीं। बी है केवल शब्द आ गया तो पहले काट दो। सी है संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, ये ठीक है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अनुकरण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया बाल विकास की किस अवस्था में सबसे तीव्र गति से प्रारंभ होती है? अनुकरण द्वारा अधिगम मतलब नकल करके। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये देखिए जो शैशवावस्था होती है ना, ये जो होती है नकल करके सीखते हैं बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नकल का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा में जैसे नकल की जाती है वैसे नहीं, यहाँ मतलब होता है जैसे उसके माता पिता, भाई बहन जो भी है जिस प्रकार बोलते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, उस प्रकार बच्चा भी बोलता है, सुनता है, खाता है, ठीक है। उस माता पिता के हाव भाव देख करके, अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है माता पिता की क्रिया जिस प्रकार माता पिता सिखाते हैं बच्चे को, उसी प्रकार वह नकल करके सीखता है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। सृजनात्मकता का समांतर या लचीलापन नामक तत्व किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक ही ढर्रे पर लगातार सोचने रहना और सोचते रहना, तो ये तो होगा नहीं। विचारों में विविधता होना या परिस्थितियों के अनुसार सोच को बदलने की क्षमता, ये बात ठीक है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अनुकूलन किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व पारस्परिक स्तर, बी है पारस्परिक स्तर और सी है उत्तर पारस्परिक स्तर और डी है समाज केंद्रित स्तर। तो देखिए जब सार्वभौमिक की बात आ जाएगी ना, तो यह उत्तर पारस्परिक स्तर के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। यह नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर होता है जो 6वीं व्यवस्था होती है, ठीक ना। यहाँ व्यक्ति कानून या सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर मानव अधिकार, न्याय और अपनी अंतरात्मा के नियमों के आधार पर सही गलत का फैसला करता है, भले ही इसके लिए उसे समाज के खिलाफ जाना पड़े, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिकों को किस नाम से जाना जाता है? व्यवहारवादी, गेस्टालवादी, संरचनावादी, संबंधवादी। ये जो जाना जाता है गेस्टालवादी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णकार या समग्र रूप, ठीक ना। इसके समर्थक कौन है? गेस्टालवादी के कोहलर भी है, कोफका भी है, वर्दीमर भी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। बुद्धि के तरल एवं कठोर सिद्धांत, कठोर या ठोस हो गया, बुद्धि के तरल एवं ठोस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर है थर्स्टन, बी है आर.बी. कैटल, सी है स्पीयरमैन और डी है स्टनबर्ग। तो देखिए जो बुद्धि के जो तरल एवं ठोस सिद्धांत को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है B.R. कैटल है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैटल के अनुसार जो होता है जो तरल बुद्धि है वह वंशानुक्रम जैविक क्षमताओं पर आधारित होती है, नई समस्याओं को हल करने में मदद करती है, जबकि जो ठोस बुद्धि होती है वह शिक्षा, संस्कृति और जीवन के अनुभव से अर्जित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किलपैट्रिक, स्टेनहॉल, वैलेंटाइन रॉस।
तो देखिए ये बात जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक है वह किलपैट्रिक है। कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षण की डाल्टन योजना या प्रयोगशाला विधि की प्रतिपादिका कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है मैडम मारिया मॉन्टेसरी, बी हेनर पार्कहर्स्ट, सी ए फ्रेडरिक फ्रोबेल और डी आर्मस्ट्रांग। तो देखिए ये जो है डाल्टन योजना या प्रयोगशाला विधि के प्रतिपादक हेलेन पार्कहर्स्ट है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सैमुअल किर्क, अल्फ्रेड बिने, एडवर्ड थांडाइक, बीएफ स्किनर। तो देखिए जो अधिगम अक्षमता शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले मनोवैज्ञानिक है सैमुअल किर्क है। कौन है? सैमुअल किर्क, जिसको बोल देते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि और सृजनात्मकता। तो देखिए जो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है यह व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। चेतन मन हमारे पूरे मस्तिष्क का केवल 1/10 भाग होता है, जबकि अचेतन मन 9/10 भाग होता है। यह विचार किसका है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कार्ल जुंग, बी है सिगमंड फ्रायड, सी है अल्फ्रेड एडलर और डी है विलियम जेम्स। तो ये बात कहने वाले सिगमंड फ्रायड है। कौन है? सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो चेतन मन बहुत छोटा होता है, ठीक ना, और जो अचेतन मन होता है बहुत बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद कंप्यूटर कीबोर्ड चलाने में आसानी होना। ऐसा नहीं बात है, कह रहा है अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद कंप्यूटर कीबोर्ड चलाने में आसानी होना, ठीक है। बाइक चलाने वाले को नाव चलाने में कठिनाई होना, बाइक चलाएगा तो नाव चलाने में कठिनाई होना, तो ये गलत है। बी है इतिहास याद करने के बाद गणित सूत्र का प्रभाव न पड़ना, ये भी गलत है। भाषा सीखने के बाद चित्रकारी भूल जाना, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जब अंग्रेजी टाइपिंग सीख लेंगे तो कीबोर्ड चलाने में आसानी होगी, ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। बालक के समाजीकरण के द्वितीयक संस्था का सही युग्म कौन सा है? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और मीडिया, परिवार और रिश्तेदार, माता पिता और गोत्र। तो देखिए बालक के जो सामाजिकरण का जो द्वितीय संस्था है वह विद्यालय और मीडिया होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक कौन होता है? परिवार और आसपास पड़ोस। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। संरचनावाद या निर्मितवाद के अनुसार कक्षा में बच्चों के सीखने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक द्वारा दिए गए पुरस्कार और दंड, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को रटना, बच्चों के पूर्व अनुभव और सक्रिय भागीदारी, और डी है शांत बैठकर केवल नोट्स बनाना। तो देखिए जो होना चाहिए बच्चों के पूर्व अनुभव और सक्रिय भागीदारी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। बुद्धि लब्धि की अवधारणा या विचार सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अल्फ्रेड बिने, बी है विलियम स्टर्न, सी है लुइस टर्मन और डी है डेविड वेक्सलर। तो देखिए जो बुद्धि लब्धि जो है इसकी अवधारणा सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने दी थी, ठीक ना। जो मानसिक आयु बटे
वास्तविक आयु गुणे 100 इसका सूत्र होता है। देखिए वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थार्नडाइक के अनुसार जब किसी कार्य को करने के लिए छात्र मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह उसे जल्दी सीख लेता है। यह उनका कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। कह रहा है कि जब किसी कार्य को करने के लिए छात्र मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह जल्दी सीख लेता है। इसका मतलब है तत्परता का नियम। जब तत्पर होगा बच्चा तभी जल्दी सीखेगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत क्या बताता है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चा पहले बारीक गत्यात्मक कौशल सीखता है फिर बड़ी हरकतें। बी है बच्चा पहले किसी सामान्य क्रिया को करता है फिर विशिष्ट अंगों पर नियंत्रण पाता है। सी है विकास पैरों से शुरू होकर सिर तक जाता है, ये भी गलत है। विकास कल बुद्धिमान बच्चों में तेजी से होता है, तो ये दोनों गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। परामर्श का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है छात्र को अपनी समस्याओं को समझने में मदद करना। बी छात्र को समाज या विद्यालय के वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता देना। सी छात्र में कमियों और कुंठाओं के कारणों को खोजना। और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जो है सभी ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जन्मजात क्षमता का, बी है व्याकरण शिक्षा का, सी अनुकरण पुनर्बलन का और डी है परिपक्वता का। तो देखिए स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा का विकास होता है वह अनुकरण और पुनर्बलन से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उन व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि अधिक होती है जो प्रकृति के पैटर्नों, जानवरों और वनस्पतियों को आसानी से पहचान लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 स्थानिक बुद्धि, भी है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, सी है प्रकृतिवादी बुद्धि और डी है भाषाई बुद्धि। तो ये देखिए जो होता है प्राकृतिकवादी बुद्धि, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 26 है व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है मुखौटा या नकाब? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पर्सन, परसोना, पर्सनैलिटी, पर्सनल। तो जो व्यक्तित्व होता है वह क्या होता है परसोना से होती है, ठीक ना। परसोना से शब्द से हुई है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और भाषा की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ये विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, बी है विकास के महत्वपूर्ण आधार और उपकरण है, सी है इनका विकास से कोई सीधा संबंध नहीं है और डी है भाषा विकास के बाद पैदा होती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और भाषा की भूमिका पूछ रहा है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विकास के महत्वपूर्ण आधार और उपकरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को पास या फेल के रूप में वर्गीकृत करना, नहीं। बी है छात्रों के रैंक तय करना और कम अंक वाले को डांटना, ये भी नहीं। सी है बच्चों के सीखने में आ रही कमी और उनकी समझ को जानना ताकि शिक्षण में सुधार किया जा सके। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये केवल शब्द आ गया तो नकारात्मक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 है बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के अंत तक की अवधि का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है
जेम्स ड्रेवर, बी है बर्क, सी है क्रो एंड क्रो और डी हर्लॉक। तो देखिए ये जो बात कही है, बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के अंत तक की अवधि का अध्ययन है। तो ये बात कहने वाले मनोवैज्ञानिक है बर्क, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। शिक्षण के चिंतन स्तर के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे या कौन है? तो ऑप्शन नंबर एक है J.F. हर्बर्ट, बी है H.C. मॉरिसस और सी है मॉरिस पी हंट और डी है जॉन डेवी। तो देखिए जो ये है मॉरिस पी हंट, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर एक सरल रेखी वक्र तो है, उन्नतोदर वक्र है, नतोदर वक्र है, लंबवत वक्र है। ये लंबवत वक्र नहीं होता, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए अधिगम का वक्र जो है 4 प्रकार के है, ठीक ना। एक सरल रेखी है जिसको समान गति बोलते हैं, उन्नतोदर मतलब घटती दर को, सी है नतोदर मतलब बढ़ती दर को और डी है मिश्रित वक्र जिसको यश आकार भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 32। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो देखिए पूछ रहा है उच्च प्राथमिक स्तर जो कक्षा 6 से 8 तक का होता है, तो इस पर जो अनुपात होना चाहिए शिक्षक और छात्र का वो 35:1 होना चाहिए RT एक्ट 2009 के अनुसार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और प्राथमिक पर जो 1 से 5 का होता है तो उस पर जो 30:1 का होना चाहिए, 30 छात्र पर 1 शिक्षक। आइए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार मॉडलिंग या अनुकरण प्रक्रिया के 4 सही चरणों क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ध्यान, धारणा, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। बी है धारणा, ध्यान, अभिप्रेरणा, पुनरुत्पादन। सी है अभिप्रेरणा, ध्यान, धारण, पुनरुत्पादन और डी है ध्यान, अभिप्रेरणा, धारण और पुनरुत्पादन। तो देखिए ये जो होना चाहिए, पहले ध्यान आना चाहिए, फिर उसके बाद धारणा का होना चाहिए, फिर पुनरुत्पादन, फिर अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है बुद्धि के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया था जिसे समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं? तो देखिए स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड। तो ये जो देने वाले मनोवैज्ञानिक है थर्स्टन है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 35। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना खोई और अब वह व्यवहार के ढंग के को अपनाए हुए है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है J.B. वाटसन, बी है वुडवर्थ, सी है मैकडूगल और डी है स्किनर। तो ये जो कथन है वुडवर्थ ने कहा था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षा योजना के प्रति क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है उससे कभी तैयार नहीं करना चाहिए, तो गलत बात। उसे तैयार करने के लिए प्रति उदासीन रहना चाहिए, नहीं उदासीन नहीं होना चाहिए, उदासीन का मतलब होता है स्थिर। सी है उसे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय रूप से, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। फ्रोबेल की किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति में बच्चों को मुख्य रूप से किस माध्यम से सिखाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है व्याख्यान और रटने द्वारा, बी उपहार, गीतों और खेलकूद द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किंडरगार्टन पद्धति जो होती है इसमें क्या होता है कि खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक ना। फ्रोबेल ने इसको दिए हैं।
किंडरगार्टन पद्धति की जो प्रतिपादक है कौन है? फ्रॉबेल है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास की असतत प्रक्रिया का समर्थन कौन सा मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से करता है जो विकास को अस्पष्ट चरणों में बांटता है? तो ऑप्शन नंबर है 1 है B.F. स्किनर, बी है लेव वाइगोस्की, सी है जीन पियाजे और डी है अल्बर्ट बंडूरा। करा असतत प्रक्रिया का समर्थन कौन मनोवैज्ञानिक करता है? देखिए, जो असतत प्रक्रिया का जो समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक है उनका नाम क्या है? जीन पियाजे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वंशानुक्रम को किस प्रकार का सामाजिक संरचना माना जाता है? गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, गौड़। तो देखिए, जो वंशानुक्रम होता है ये एक स्टैटिक होता है, मतलब स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो क्या होता है कि माता पिता के जीन के माध्यम से बच्चों में शारीरिक या मानसिक विशेषता गर्भाधान के समय मिल जाता है, जो जीवन भर नहीं बदलता है, इसीलिए ये स्थिर होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, C.A. हल के प्रबलन या प्ररोध न्यूनता सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को सीखने के पीछे एक मुख्य चालक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है समाज के नाम कमाना, करा समाज में नाम कमाना, बी करा शारीरिक या जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि, सी है केवल शिक्षक की प्रशंसा। केवल शब्द आ गया तो गलत हो जाएगा। डी है बिना किसी कारण से क्रिया करना, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाए शारीरिक या जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी पुरानी सोच या स्कीमा में सुधार करके नई परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है आत्मसातीकरण, समावेशन या समायोजन, आत्मकेंद्रिता और वस्तु स्थायित्व। तो देखिए, ये जो कहते हैं समावेशन या समायोजन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, बुद्धिलब्धि IQ की टर्मन तालिका के अनुसार 90 से 109 के बीच का प्राप्तांक किस बुद्धि वर्ग को दर्शाता है? मंदबुद्धि, सामान्य या औसत बुद्धि, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो देखिए, ये जो दर्शाता है सामान्य या औसत बुद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में परख का क्या अर्थ या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षकों के वेतन का आकलन करना, नहीं। छात्रों के समग्र विकास और मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मानक निर्धारक केंद्र, सी है केवल बोर्ड परीक्षाओं को बंद करना, मुफ्त टैबलेट बांटना, ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, बच्चों के संवेगात्मक विकास के संदर्भ में भय, क्रोध और प्रेम को मनुष्य की 3 बुनियादी संवेग किसने माना है? तो देखिए, ये जो बात मानने वाले हैं JB वाटसन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भय, क्रोध और प्रेम को मनुष्य के 3 बुनियादी संवेग जो होते हैं, ये जो माने हैं JB वाटसन ने। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित या शिक्षण की आधुनिक लोकतांत्रिक विधि नहीं है? समस्या समाधान विधि, पाठ पुस्तक या पाठ प्रदर्शन विधि, अन्वेषण या खोज विधि, परियोजना विधि। तो देखिए, ये जो है पाठ पुस्तक या पाठ प्रदर्शन विधि जो है ये विधि नहीं है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार भोजन, पानी, नींद और काम इच्छाएं मनुष्य की किस स्तर की आवश्यकताएं हैं? तो सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो देखिए, ये जो है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, विकास की गति एक समान नहीं होती बल्कि यह कभी तीव्र और कभी मंद होती है। यह विकास के किस प्रतिमान को दर्शाता है?
तो देखिए ये जो दर्शाता है वार्तालुकार या इस सर्पिलाकार विकास सिद्धांत का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। और रेखीय नहीं होगा, निरंतरता सिद्धांत एकीकरण सिद्धांत नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नए सिद्धांतों का निर्माण करना और बड़ी डिग्रियां पाना। बी है विद्यालय और कक्षा की व्यवहारिक समस्याओं का तुरंत समाधान खोजना। सी है देश की साक्षरता दर का आकलन करना। और डी है केवल छात्रों की कापियाँ को जांचना। तो ये तीनों नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल सोचने के बारे में, तो गलत हो जाएगा। बी है पर्यावरण के साथ सफलतापूर्वक तालमेल बिठाना और वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाना। तो ये बात ठीक है, ठीक ना। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 50। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो देखिए ये बात कोल एंड ब्रूस ने दी है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? कोल एंड ब्रूस ने, ठीक ना। तो देखिए टोटल 50 क्वेश्चन थे, एक ख़त्म हुए। आप लोग 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइए। आज की आवाज़ थोड़ा धीमी होगी, माइक नहीं है इसलिए, कहीं आए हुए थे तो इसलिए सोचे कि यहीं से पढ़ा दें, तो माइक नहीं रहने की वजह से दिक्कत आई है। तो थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ा करके पढ़ लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।